हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज का हम लोग का टॉपिक है बीएसपीएससीएल के लिए, अर्थात जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के लिए, जो बिजली विभाग में जो हमारी वैकेंसी आई थी उससे रिलेटेड हम पहले लेक्चर दे चुके थे ऑडिटिंग का। उसमें जो सिलेबस था कॉमर्स का, उसमें एक ऑडिटिंग पार्ट था। ऑडिटिंग का पूरा लेक्चर प्रोवाइड कर दिया गया था, अर्थात उसको थ्योरेटिकल बेस पर पढ़ा दिया गया था। अब इसके मोस्ट 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको बताना है कि ऑडिटिंग से रिलेटेड जो 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है। ये सारे क्वेश्चन विभिन्न डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसे अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए, और इसे 2-3 बार रिवीजन करना बिल्कुल ना भूलें। जो आसान क्वेश्चन हो ठीक है, हार्ड क्वेश्चन हो उसे कॉपी में आप नोट भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं ऑडिटिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, लिखा गया है, एक सेकेंड, इसको हम नीचे कर दें। आइए शुरू करते हैं ऑडिटिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का जो क्वेश्चंस है इसमें केवल 100 क्वेश्चंस दिए गए। कितने? 100 क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि अंग्रेजी भाषा का शब्द ऑडिट, क्योंकि ऑडिट को हिंदी में हम अंकेक्षण बोलते हैं, तो अंग्रेजी भाषा में इसको हम ऑडिट कहते हैं। ठीक है, किस भाषा के शब्द से बना है? पहला हमारा क्वेश्चन है कि जो ऑडिट शब्द है वो किस भाषा के शब्द से बना है? तो अंग्रेजी का वर्ड, लेकिन कौन सी भाषा से? रूसी भाषा, लैटिन भाषा, अमेरिकन भाषा, जापानी भाषा? बताइए किस लैंग्वेज से ऑडिट शब्द की उत्पत्ति हुई है? ऑडिट का अर्थ होता, ऑडिट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा में ऑडियार शब्द से हुआ। ऑडियार एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सुनना। यदि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ऑडिट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो भाई लैटिन भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि अंकेक्षण का कार्य कब शुरू होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमारा बुक कीपिंग का काम शुरू होता है। क्या होता है? बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग के बाद से नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के बाद से हमारा शुरू होता है ऑडिटिंग। होता है कि नहीं होता है? तो हमारा जो कह रहा है कि अंकेक्षण का कार्य कब शुरू हुआ? जब लेखांकन कार्य समाप्त हो गया हो, यही तो सही दिख रहा है। जब निरीक्षण हो जाता है, बिल्कुल नहीं। जब पुस्तपालन समाप्त हो जाता है, बिल्कुल नहीं। जब अनुसंधान समाप्त हो जाता है, बिल्कुल नहीं। पहला ही ऑप्शन सही है। जब हमारा अकाउंटिंग का वर्क खत्म हो जाता है तभी हमारा अंकेक्षण शुरू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब पारित किया गया? अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है, जो सीए हमारा एक्ट है, ये पूछ रहा है कब पारित हुआ? 1948 में, 49 में, 50 में, 51 में? बताइए जल्दी से। चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब पारित हुआ? भाई 1949 में, 1949 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक अंकेक्षक की भूमिका निम्न में से किस प्रकार की होती है? पूछ रहा है कि जो एक ऑडिटर की भूमिका है, रोल है, वो किस प्रकार की होती है? शेर की तरह होती है कि लोमड़ी की तरह होती है कि शिकारी कुत्ते की तरह होती है कि पालतू कुत्ते की तरह होती है? सोच के बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एक ऑडिटर की भूमिका किस तरह की होती है? बताइए। एक रखवाली करने वाला कुत्ता, अर्थात पालतू कुत्ते की तरह होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि 5 नंबर के अंकेक्षण का उद्गम स्थल है। अंकेक्षण का उत्पत्ति कहां पे हुई थी? क्या भारत में हुई थी? ना भाई, इंग्लैंड में हुई थी।
ना, क्योंकि इंग्लैंड में तो हुआ नहीं था। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग का जब उदय कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। तो ऑडिटिंग की उत्पत्ति भाई उधर ही कहीं अगल बगल से हुआ होगा। अमेरिका में हुआ था ना, यूनान में एथेंस में हुआ था सबसे पहले, बाद में उसे इंग्लैंड में भी लाया गया प्रणाली को, लेकिन स्टार्टिंग जो शुरुआत हुई थी यूनान से हुई। अगला क्वेश्चन है कि अंकेक्षण सामान्यतः किस वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है? मैंने कितने वर्ष की अवधि के लिए किया? ऑडिटिंग जो होता है वो सामान्यतः 1 वर्ष के लिए होता है। कितना? 1 वर्ष। मतलब जो ऑडिटर अपॉइंटमेंट होता है वो 1 साल के लिए होता है, लेकिन इसे आगे धीरे धीरे 5 वर्षों तक के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। अगले साल के लिए भी किया जा सकता है, उसके अगले साल के लिए, मतलब 3 बार तो 3 साल के लिए किया जा सकता है, लेकिन विशेष प्रस्ताव के द्वारा उसे 5 साल तक भी किया जाता है। लेकिन जो सामान्यतः वर्ड लिखा है इसके बेस पर देखेंगे तो 1 वर्ष। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा भाई? पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में कंपनी खातों का अंकेक्षण कब अनिवार्य किया गया? जो हमारे इंग्लैंड है, ब्रिटेन जिसको कहा जाता है, कंपनी खातों का अंकेक्षण कह रहा है कि कंपनी ऑडिट कब अनिवार्य किया गया? भाई इंग्लैंड में कंपनी ऑडिट कभी ना अनिवार्य हुआ होगा जब कंपनी बनी होगी। कंपनी के बनने से तो पहले तो क्या नाम है, ऑडिटिंग हमारा अनिवार्य हुआ ही नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड में सबसे पहले कंपनी हमारा बना था 1844 में, उसके बाद से 1850 में पहला अधिनियम पास किया गया। तो पहला जो कंपनी हमारा बना 1844 में, तभी वहां पे खातों का उसके अंकेक्षण अनिवार्य कर दिया गया। तो सही ऑप्शन 1844। एक नीचे आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकेक्षण कराने का लाभ है, मतलब ऑडिट कराने से हमारा क्या बेनिफिट है? बताइए, ऑडिट कराने से हमको क्या बेनिफिट है? बाह्य पक्षकारों को वित्तीय विवरणों का विश्वास हो जाता है। बिल्कुल, जो हमारे आउटसाइडर पर्सन्स होते हैं, पक्षकार होते हैं, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भरोसा होता है। जो हमारे खासतौर से इन्वेस्टर वगैरह होते हैं, वो फाइनेंशियल पोजीशन को देख के, फाइनेंशियल स्टेटस को ही देख कर क्या करते हैं, हम उसमें पैसा लगाते हैं। अगला है, अंकेक्षित वित्तीय विवरणों की सहायता से ऋण प्राप्त करना। यदि कर्जा लेना है तो मान लीजिए हम जब तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं देंगे तब तक हमको कहीं से लोन नहीं मिलेगा। अगला है, लाभांश की गणना करने। भाई शेयर होल्डर को डिविडेंड जब देंगे तो अपने फाइनेंशियल पोजीशन पर, अर्थात जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसी के बेस पर देते हैं, लेकिन वो तभी होगा जब ऑडिट हो गया रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही दिख रहे हैं, तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो देखते हैं, लास्ट में एक ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, ये आंसर आपका सही। कौन सा आंसर सही है इसका? आंसर नंबर डी। अगला कह रहा है कि अंकेक्षण की प्रविधि है, मतलब अंकेक्षण के मेथड कौन कौन से? भौतिक परीक्षण, फिजिकल परीक्षण भी होता है, भौतिक गणना भी होता है, फिजिकल काउंटिंग भी होता है, पुष्टिकरण या पूछताछ इंक्वायरी भी होती है। उपयुक्त सभी सही ऑप्शन है आपका डी। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि किसी विभाग की या किसी एक व्यक्ति की कार्यकुशलता की जांच करने को क्या कहा जाता है? कह रहा है किसी डिपार्टमेंट की या किसी व्यक्ति की कार्यकुशलता, इफिशियंसी को जांच करने को क्या कहा जाता है? निपुणता अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण, निजी अंकेक्षण, सरकारी अंकेक्षण। बताइए, सोच के बताइए कौन सा ऑडिट कहा जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इफिशियंसी की, कार्यकुशलता की जांच करने के लिए हम निपुणता अंकेक्षण का प्रयोग करते हैं। वैधानिक अंकेक्षण होता नहीं, ये सब हिसाब किताब का होता है। इफिशियंसी अंकेक्षण ऑडिट कराया जाता है। कुछ ऑप्शन नंबर ए। यहाँ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि केंद्रीय सरकार के विभागों के खातों से संबंधित CAG, मतलब चीफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, की रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? कह रहा है केंद्रीय सरकार के जो डिफरेंट विभाग हैं, जब उसके खातों की जो जांच होती है तो उसकी रिपोर्ट की रिपोर्ट, जिसको चीफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, की रिपोर्ट किसको दी जाती है? कंपनी के अधिकारी को, कि राष्ट्रपति को, कोषाध्यक्ष को, कि कंपनी के संचालक? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा भी गया है।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? केक की जो रिपोर्ट होती है वो प्रेसिडेंट को दी जाती है, राष्ट्रपति को दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि लेखा वर्ष की समाप्ति पर, मतलब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उस टाइम पर, अंतिम खाते के तैयार होने के बाद, मतलब हमारा फाइनल अकाउंट बनने के बाद, हिसाब किताब की एक ही बार में की गई संपूर्ण जांच कहलाती है। मतलब कह रहा है कि जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उस समय जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, उसको एक ही बार में संपूर्ण जांच, मतलब एक ही टाइम में पूरी जांच कर ली जाती है, तो उस जांच को कौन सा अंकेक्षण कहा जाता है? बताइए। उसे हम बोलते हैं सामयिक अंकेक्षण। सामयिक अंकेक्षण का एक और नाम है वार्षिक अंकेक्षण, ठीक ना, इस नाम से भी जानते हैं। और भी ऑप्शंस दिए हैं लेकिन पहला ही ऑप्शन इसमें सही दिख रहा है, सामयिक अंकेक्षण दिखा रहे हैं। वो कौन सा, कहाँ दिया गया है, ध्यान दीजिए। वैधानिक अंकेक्षण होगा नहीं, चालू होगा नहीं, पूर्ण अंकेक्षण होगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। अंकेक्षण की विशेषता है। अंकेक्षण का मेन कैरेक्टर क्या है, मेन विशेषता क्या है? खातों का व्यवस्थित परीक्षण करना, सही ये दिख रहा है। स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा परीक्षण करना, ये भी सही दिख रहा है। अंकेक्षण द्वारा रिपोर्ट देना, अंकेक्षक द्वारा रिपोर्ट देना, भाई चारों ऑप्शन सही दिख रहा है। एक अंकेक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? खातों का सही तरीके जांच करना, एक स्वतंत्र व्यक्ति मतलब बाहरी व्यक्ति के द्वारा उसका टेस्ट कराना, परीक्षण कराना, अंकेक्षक की रिपोर्ट देना, ये चारों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला एक और क्वेश्चन दे रहा है कि अंकेक्षण का दोष है। पूछ रहा है कि ऑडिट कराने के मुख्य दोष क्या है? ऑडिट कराने के कौन से दोष है? उच्च व्यय भार, बिल्कुल ऑडिट कराएंगे तो खर्चा ज्यादा हो। परीक्षण जांचों पर, जब टेस्ट चेक भी होगा, अनुमानों पर आधारित। एक कोई भी ऑडिटर 100% इस बात की गारंटी नहीं देता है कि जो मैंने चेक किया वो सही है, लेकिन फिर भी यह विश्वास दिलाता है कि जो उसके द्वारा चेक किया गया है वो सही। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। 14 का ऑप्शन कौन सा होगा? डी नंबर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक अंकेक्षक को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? एक ऑडिटर को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? बताइए। प्रबंध संचालक के द्वारा हटाया जा सकता है, किसी संचालक के द्वारा हटाया जा सकता है, संचालक मंडल के द्वारा हटाया जा सकता है, कि आम सभा द्वारा? सही ऑप्शन इसका है आम सभा। आम सभा का मतलब होता है अंशधारियों की सभा, अंशधारियों की सभा। यदि अंशधारी चाहे तो जो उनकी एनुअल मीटिंग होती है, वार्षिक अंशधारियों का जो सभा होता है, उसके द्वारा एक ऑडिटर को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अंकेक्षक का कार्य है, ध्यान दीजिएगा, एक ऑडिटर का कार्य क्या है? सत्य एवं उचित रिपोर्ट देना, लगभग सही रिपोर्ट देना, घुमा फिराकर समझाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन इसका पहला है कि सत्य व उचित रिपोर्ट देना ही एक ऑडिटर का कार्य होता है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। पूछा जा रहा है यहाँ पे कि अंकेक्षण का लाभ है, एक ऑडिटिंग का क्या लाभ है? त्रुटियों व कपटों की जानकारी करना, स्वामी को संतुष्टि मिलना, पुस्तकों का सत्यापन करना, उपयुक्त सभी। बताइए सही ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? त्रुटियों व कपटों की जानकारी, ये अंकेक्षण का लाभ है। स्वामी को संतुष्टि, यदि ऑडिट कराने से मालिक सेटिस्फाई हो जाता है तो ये भी है। पुस्तकों का सत्यापन, भाई बुक्स का जितना भी है वेरीफाई करवे करेगा। उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अंकेक्षण कर सकता है। अब यहाँ पूछा जा रहा है ऑडिट कौन कर सकता है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, संस्थान का लेखाकार, लेखांकन का कोई भी जानकार व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। एक ऑडिटिंग का काम कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट भी करता है, सीए ही करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही। देखिएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अंकेक्षण को किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एक संस्था के निम्न में से किसके स्वतंत्र परीक्षण के रूप में परिभाषित किया गया है?
ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन कर रहा है। अंकेक्षण को किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एक संस्था के निम्न में से किसके स्वतंत्र परीक्षण के रूप में परिभाषित किया गया है? किसके स्वतंत्र रूप में परीक्षण का परिभाषा? आंकड़ों का, विवरणों का, रिकॉर्ड का, सबका? सोचिए किसका किया गया? सबका। क्यों? जो ऑडिटर होता है वो आंकड़ों का भी परीक्षण करता है, स्टेटमेंट का भी परीक्षण करता है, जो उसके पास रिकॉर्ड होता है सबका परीक्षण करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक अंकेक्षक किस प्रकार की संस्था का वित्तीय सूचना का स्वतंत्र परीक्षण कर सकता है। पूछ रहा है कि एक ऑडिटर है वो किस प्रकार की संस्था की वित्तीय सूचना माने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का स्वतंत्र परीक्षण कर सकता है। कह रहा है लाभ उन्मुख हो, लाभ उन्मुख न हो, कानूनी रूप स्वरूप हो, और ये सभी। बताइए, जो एक ऑडिटर होता है किसी संस्था की वित्तीय सूचना का जो परीक्षण है वो लाभ उन्मुख हो चाहे लाभ उन्मुख न हो, कानूनी स्वरूप हो, ये सबका परीक्षण कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन गुणों का समावेश एक अंकेक्षण में होना आवश्यक है। पूछा जा रहा है कि एक ऑडिटर में किन गुणों का होना आवश्यक है। चातुर्य माने चतुर, सावधानी मतलब अलर्ट, चरित्रवान मतलब अच्छा कैरेक्टर वाला। भाई ये चारों गुण अंकेक्षक में विद्यमान होने चाहिए। हाँ, ये अगला है, देखते जाइए। निम्नलिखित में से किन गुणों का समावेश एक अंकेक्षक में होना आवश्यक नहीं है। सेम वैसे ही तरह का क्वेश्चन है, बस ये निगेटिव क्वेश्चन है। आजकल जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मोस्टली उसमें निगेटिव क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं, मतलब नहीं है। ध्यान दीजिएगा। तो लिखा है कि किन गुणों का समावेश एक अंकेक्षक में नहीं होना चाहिए। भाई अंकेक्षक में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? सोचिए। सुनिश्चितता, स्वस्थ मस्तिष्क, निर्णय क्षमता, धनी। ये तीनों गुण ऊपर वाले विद्यमान होने चाहिए, लेकिन अंकेक्षक का ये कोई जरूरी नहीं है कि बहुत रिच आदमी हो, बहुत धनी मनी आदमी हो। इसलिए ये ऑप्शन नेगेटिव है, अर्थात ये कोई जरूरी नहीं है। धनी भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, बस ऑडिटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में अंकेक्षक की रिपोर्ट को वर्णित किया गया? ये भी क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, एग्जामों में पूछा जा रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में एक अंकेक्षक की रिपोर्ट, ऑडिटर्स की रिपोर्ट को वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है धारा 143(1), धारा 143(3), धारा 143(2), धारा 143(4). सोच के बताइए किस धारा में किया गया? धारा 143(2). अगला, निम्न में से कौन सी एक अंकेक्षक की स्वतंत्रता की अवधारणा नहीं है? मतलब पूछ रहा है कि इनमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन अंकेक्षक की स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट नहीं है, अवधारणा नहीं है। अब आपको ये बताना है सोच के कि क्या अंकेक्षक को ईमानदारी होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होना चाहिए, गोपनीयता होना चाहिए, गैर पेशेवर व्यवहार होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अंकेक्षक की स्वतंत्रता की अवधारणा कॉन्सेप्ट नहीं है, उसे गैर पेशेवर व्यवहार वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ऑडिटर है तो उसे ऑडिट का काम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन में पीछे 2 ऑप्शन नीचे कट गया है। पूछ रहा है कि अंकेक्षण का कार्य निम्न में से क्या है। मतलब कह रहा है कि एक ऑडिटर का कार्य, जो नीचे ऑप्शन 4 दिए गए हैं, फिलहाल 2 ही दिख रहा है, 2 अगले पेज पे है। पूछ रहा है कि क्या है अंकेक्षण के कौन कौन से कार्य हैं। ध्यान दीजिएगा, खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना, ये ऑडिटर का काम है। अशुद्धियों को ढूंढना, ये रोकना, ये भी ऑडिटर का काम है भाई। तो देखते हैं 2 ऑप्शन क्या है।
ये भी दो ऑप्शन है। छल कपट का पता लगाना, ये भी ऑडिटर का काम है। उपरोक्त सभी सही ऑप्शन है आपका। चार तीनों ऊपर का तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। एक और क्वेश्चन है कि वैधानिक निगम या कंपनी के लिए अंकेक्षण क्या है। मतलब कह रहा है कि स्टेचुरी जो कॉरपोरेशन है या कंपनी है, इसके लिए अंकेक्षण क्या है। आवश्यकता है, विलासिता है, मितव्यता है, अनिवार्य है। तो देख के ही पता लगा सकते हैं किसी भी कंपनी किसी भी कॉरपोरेशन के लिए ऑडिट जो होता है वो कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है ना। केवल एकाकी और साझेदारी व्यवसाय में अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है, लेकिन बाकी कंपनी में चाहे वो किसी भी तरीके की कंपनी हो, ऑडिटिंग अनिवार्य होता है। यहीं पे एक और क्वेश्चन है कि एकाकी व्यापार में अंकेक्षण निम्न में से किस प्रकार का होता है। कह रहा है कि जो एकाकी व्यापार है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसमें ऑडिटिंग किस प्रकार का व्यवहार है। अनिवार्य है, वैधानिक है, आवश्यक है, ऐच्छिक है। सही ऑप्शन क्या है, ऐच्छिक है। क्योंकि ऐसे व्यवसाय में, एकाकी व्यापार में, जैसे कि अभी मैंने बताया, चाहे वो साझेदारी व्यापार हो, वहां पे ऑडिटिंग अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है। अगला, ये मैनेजमेंट ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्रबंध अंकेक्षण में शामिल है। मैनेजमेंट ऑडिट में क्या शामिल है बताइए। कुशल अंकेक्षण, निष्पत्ति अंकेक्षण, औचित्य अंकेक्षण, उपयुक्त सभी। सोच के बताइए कौन सा होगा। एक मैनेजमेंट ऑडिट में ये तीनों तरीके के ऑडिट किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रमाणक परीक्षण मतलब वाउचर चेकिंग करते समय किस बिंदु पर ध्यान नहीं देना होता है। मतलब कह रहा है कि वाउचर की चेकिंग करते समय, वाउचर मतलब समझ रहे हैं ना, सपोर्टिंग रिसीप्ट, रसीद। वाउचर का परीक्षण करते समय किस बिंदु पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। प्रमाणन की तिथि अंकेक्षण की अवधि में है, प्रमाणन ग्राहक के नाम से बनाया गया है, प्रमाणन सही प्रकार से अधिकृत है, प्रमाणन में सही प्रपत्र शामिल नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, डी। कह रहा है नहीं है, तो प्रमाणन में सही प्रपत्र शामिल नहीं है, ये वाउचर चेकिंग के अंतर्गत शामिल नहीं होता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गहन अंकेक्षण से तात्पर्य है। गहन अंकेक्षण एक तरह से समझिए डेप्थ ऑडिट। गहन अंकेक्षण से क्या तात्पर्य, प्रत्येक, ये देखिएगा मद है भाई, प्रत्येक मद का अंकेक्षण ये होता है ना। कुछ मदों का गहन अंकेक्षण, ये भी कुछ हद तक सही है। दैव पर चयन की गई कुछ मदों का अंकेक्षण, ये सही है। दैव मतलब होता है ऐच्छिक बेस पर, अपनी इच्छा के आधार पर, सैंपल के बेस पर चुने गए कुछ महत्वपूर्ण नमूनों का जो ऑडिट किया जाता है, उसी को गहन अंकेक्षण कहा जाए। गहन अंकेक्षण में पूरी ऑडिट नहीं होती है, प्रत्येक मद का विस्तृत अंकेक्षण। सही ऑप्शन क्या होता है, ये दैव है, ये चैव नहीं है, ये गलत छप गया है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपनी अधिनियम की किस धारा में वैधानिक लागत लेखा परीक्षण वर्णित। पूछ रहा है कि कंपनी अधिनियम की किस धारा में स्टेचुरी ऑडिट वर्णित है, बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन है। धारा 147, 46, 48, 49। धारा 148। अक्सर ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी धाराओं वाले। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लागत लेखा परीक्षण की शुरुआत नहीं की जा सकती। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में कॉस्ट ऑडिट की शुरुआत नहीं की जा सकती, बताइए। मूल्य निर्धारण में किया जा सकता है, कर निर्धारण में किया जा सकता है, अकुशल प्रबंध में उसमें भी एक हद तक कर सकते हैं, व्यापार सुलह में नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणन का उद्देश्य नहीं है? कह रहा है कि वाउचर का उद्देश्य नहीं है। ये ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है। वाउचिंग का कौन सा उद्देश्य नहीं है बताइए? लेखा पुस्तकों की शुद्धता एवं सत्यता को प्रमाणित करना यह वाउचिंग का उद्देश्य है। समस्त लेखे पूर्ण रूप से अधिकृत हों, ये भी है। कपटमय या फर्जी लेन देनों का लेखा न हो, ये भी वाउचिंग में होता है। ऐसा लेन देन जिसका व्यापार से संबंध हो। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? उद्देश्य नहीं है, ये ऑप्शन में एक जगह मिस्टेक हुआ है। ऐसा लेन देन जिसका व्यापार से संबंध, ध्यान दीजिएगा, न हो। चारों ही ऑप्शन उस तरह सही दिख रहे थे। ऑप्शन नंबर डी होगा, कि न छूट गया है, न हो, वही हमारा वाउचिंग का उद्देश्य नहीं है। कि ऐसे लेन देनों का वाउचिंग नहीं किया जाता है जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस नहीं होते। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लागत लेखा परीक्षण का लाभ नहीं है? मतलब कॉस्ट ऑडिट का बेनिफिट नहीं है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? प्रबंधन से, शेयर होल्डर के लिए, सोसाइटी के लिए, कॉस्ट ऑडिट का पूछ रहा है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, मूल्य निर्धारण के लिए। ऑप्शन नंबर होगा यही, मूल्य निर्धारण वाला, ऑप्शन नंबर बी। यहां भी थोड़ा सा टाइपिंग इसमें मिस्टेक हो गया है। ये है हमारा आंतरिक, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक अंकेक्षण सहायक होता है। इंटरनल ऑडिट किसके लिए सहायक होता है? गहन अंकेक्षण में, वैधानिक अंकेक्षण में, आंतरिक आंतरिक जांच में, त्रुटियों तथा कपट को रोकने के लिए। बताइए इंटरनल ऑडिट जो होता है ये किसमें सहायक होता है? तो इंटरनल ऑडिट गहन जांच के लिए सहायक नहीं होता है, वैधानिक ऑडिट के लिए सहायक नहीं होता है, आंतरिक जांच में सहायक नहीं होता है। लेकिन इंटरनल ऑडिट इसलिए कराया जाता है ताकि व्यवसाय की त्रुटियां और कपट को रोका जा सके। अगला, अंकेक्षण नोटबुक में क्या शामिल होता है? ऑडिट नोटबुक में क्या शामिल होता है बताइए? ऑडिट नोटबुक में संदर्भ के लिए तिथियां, किए गए कार्य का विवरण, अप्राप्य एवं अपूर्ण प्रमाणकों की सूची। भाई ऑडिट नोटबुक में ये चारों चीज ऑडिटर तीनों चीज ऊपर वाला नोट करता है। यदि ये चीजें, जैसे मान लीजिए जो भी डेट है वो नोट करेगा, कार्य जो किया गया उसका विवरण नोट करेगा। तो सही ऑप्शन क्या था? बी नंबर। थोड़ा सा बोर्ड बंद हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय के टेलीफोन का घरेलू उपयोग क्या है? जैसे मान लीजिए कि ऑफिस का जो टेलीफोन है उसका यदि हम यूज घर के लिए करते हैं, ये क्या है? श्रम का गमन है, सुविधा का गमन है, संपत्ति का गमन है, कि कोई गमन नहीं है? बताइए किस प्रकार का गमन है? भाई ऑफिस का टेलीफोन है, घर काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी सुविधा का गमन है। सुविधा मिल रहा है कि हम ऑफिस का बात काम करें, लेकिन घरेलू यूज करते हैं तो सुविधा का गमन है। अगला कह रहा है क्वेश्चन, कौन सा आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य लक्षण में पुनरावृत्ति नहीं पाते? कह रहा है कि कौन सा आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य लक्षण में पुनरावृत्ति नहीं पाते? अब देखिए क्या है, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, पुस्तपालन रिकॉर्ड की सत्यता, लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन, लेन देनों की अवैधता। बताइए सोचिए जल्दी से कौन सा होगा? आंतरिक नियंत्रण में अनिवार्य लक्षण की पुनरावृत्ति नहीं है, लेन देनों की अवैधता, ये आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है 38,
निम्न में से किस तरीके से कपट नहीं किया जा सकता? पूछा जा रहा है, निम्न नीचे कुछ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस तरीके से कपट नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन क्या है? रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष का कम योग लगाना, यदि कैशबुक के हम रिसिप्ट साइड का कम टोटल लगा रहे हैं तो क्या यह कपट का तरीका नहीं है? रोकड़ के भुगतान पक्ष का अधिक योग लगना, पेमेंट यदि अधिक हम टोटल लगा दे रहे हैं पेमेंट साइड का। और क्या क्या ऑप्शन दे रहा है? अगला दे रहा है हमारा कि रोकड़ बही में या तो लेजर में गलत योगों को आगे ले जाना, कैश बुक में या लेजर में गलत योगों को आगे ट्रांसफर किया जा रहा है, या रोकड़ खाने में सच में लेखे बनाकर दिखाना। अब यहां से पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा इसमें क्वेश्चन ऑप्शन सही है, तो सही ऑप्शन आपका होगा डी। क्यों? रोकड़ खाने में सच में लेखे बनाकर दिखाना, मतलब रोकड़ बही में, रोकड़ खाने में हम जो अकाउंट बनाकर लिखेंगे, जो एंट्री करेंगे वैसे करना चाहिए, वो गलत नहीं है। बाकी सारे सिस्टम ऊपर वाले तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। अगला है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिलेटेड था आप लोग से। सामान्यतः अंकेक्षण कितने वर्ष के लेखों के लिए किया जाता है? सामान्यतः, अभी ये क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में बताए थे, 1 वर्ष के वित्तीय लेखों का, 2 वर्ष के वित्तीय लेखों का, वर्ष में 2 बार कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, क्योंकि पीछे आप लोग को पढ़ाए थे, सेम यही क्वेश्चन था लेकिन इसी से मिलता जुलता था। कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। संपत्तियों का सत्यापन प्रबंध का उत्तरदायित्व होता है। संपत्तियों का सत्यापन मतलब जो हमारी एसेट्स है उसका जो वेरीफाइंग किया जाता है, प्रबंध का उत्तरदायित्व होता है। ये मैनेजमेंट का किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, थर्ड है, चतुर्थ है, कि बताइए क्या होता है? ये प्राइमरी उसकी क्या होती है? प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है। संपत्तियों का सत्यापन मैनेजमेंट का के द्वारा करना। 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अस्थायी संपत्तियों को चिट्ठे में दर्शाया जाता है। फिक्स एसेट्स को बैलेंस शीट में कैसे दर्शाया जाता है? लागत मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, लागत में से ह्रास घटाने के बाद। तो सही ऑप्शन यही है कि कॉस्ट में से, उसकी कॉस्ट में से हम जब डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो उस मूल्य पर हम अस्थायी संपत्तियों को बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन कि एक बैंकिंग कंपनी में अपनाया जाने वाला अंकेक्षण है। एक बैंकिंग कंपनी में कौन सा अंकेक्षण अपनाया जाता है? बैंकों में जानते ही होंगे बहुत सारा काम होता है, दिन भर काम होता है, बहुत लेंदी काम होता है, जब तक हिसाब किताब नहीं मिलता तब तक नहीं होता। तो आकार बिजनेस का बड़ा है तो चालू अंकेक्षण वहां अपनाया जाता है। डायरेक्ट ही बता दे रहे हैं, क्योंकि चालू अंकेक्षण का प्रयोग हम केवल बड़े संगठनों में किया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन या लेन देन होते हैं, और जैसे ही मतलब हमारा क्या नाम है ईयर होता है, वहां पे तुरंत उसको ऑडिट रिपोर्ट की जरूरत होती है, बैलेंस शीट बनाना अनिवार्य होता है। तो चालू अंकेक्षण में, कि इसे सतत अंकेक्षण, चालू अंकेक्षण, निरंतर अंकेक्षण कई नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए थोड़ा सा छपा गड़बड़ है, ये चालू है। चालू अंकेक्षण कंटिन्यू ऑडिट से आशय। चालू अंकेक्षण से क्या आशय है? अब ऑप्शन नीचे दिया है। करंट ऑडिट किसे को कहते हैं? यहाँ पे देखिएगा। चालू अंकेक्षण आंतरिक अंकेक्षण है ना भाई, नियमित अंकेक्षण है। हाँ ये है। वर्ष की समाप्ति पर अंकेक्षण है ना, अंतरिम अंकेक्षण है नहीं। सही ऑप्शन क्या है? नियमित अंकेक्षण। नियमित अंकेक्षण को कंटिन्यू ऑडिट भी कहा जाता है, इसी को चालू अंकेक्षण कहा जाता है। नियमित इसलिए नाम रखा गया कि पूरे वर्ष भर लगातार चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है आंतरिक अंकेक्षण से आशय है, इंटरनल ऑडिट से क्या आशय है? बताइए, इंटरनल ऑडिट से क्या आशय है? आंतरिक रोकथाम की प्रणाली, अंकेक्षक द्वारा दैनिक जांच, प्रबंधकों की ओर से अंकेक्षण, अंकेक्षक द्वारा प्रारंभिक अंकेक्षण। बताइए आंतरिक अंकेक्षण से क्या आशय है? सोच के बताइए। आंतरिक अंकेक्षण क्या है? इंटरनल ऑडिट क्या है?
प्रबंधकों की ओर से अंकेक्षण इंटरनल ऑडिट संस्था के मैनेजर के द्वारा कराता है। संस्था का ही कोई कर्मचारी रहता है जो इसकी ऑडिट करता है और वो मैनेजमेंट की ओर से केवल त्रुटियों को रोकने के लिए इस तरह का ऑडिट कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है लगातार अंकेक्षण किया जाता है। लगातार अंकेक्षण कैसे? लगातार मतलब कंटिन्यू ऑडिट, कंटिन्यू ऑडिट मतलब चालू अंकेक्षण। दैनिक आधार पर? ना भाई। वर्ष के दौरान अस्थायी अंतरों पर? ना भाई। वर्ष के दौरान अस्थायी या अन्यथा अंतरों पर? हाँ, ये सही है। मतलब पूरे वर्ष भर किया जाता है, चाहे कंटिन्यू किया जाए, चाहे कुछ कुछ रुक के किया जाए, चाहे कुछ कंटिन्यू कुछ रुक के, कुछ कंटिन्यू कुछ रुक के, जैसे चाहे वैसे किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है क्वेश्चन कि कंपनी अंकेक्षक का यह अधिकार है कि एक कंपनी ऑडिटर का क्या अधिकार है? बताइए। कंपनी के खातों की पुस्तकों को देखे, हमको तो लगता है सही है। कंपनी के खातों की पुस्तकों तथा प्रमाणकों को देखे, कंपनी की समस्त कानूनी आंकड़ों संबंधी लागत तथा लेखा पुस्तकों या प्रमाणकों को देखे। यही ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें ऊपर वाला दोनों इंक्लूड हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारा है सी। ये कंपनी ऑडिटर का क्या होता है? राइट होता है, अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि कंपनी के अंकेक्षक को, एक कंपनी के ऑडिटर को क्या है? अंशधारकों की प्रत्येक सामान्य बैठक में शामिल होने का अधिकार है। एक कंपनी के अंकेक्षक को जो शेयर होल्डर की जो मीटिंग होती है, बैठक होती है, उसमें शामिल होने का अधिकार है भाई। केवल ऐसी बैठक में ही शामिल होने का अधिकार है जहां खातों से संबंधित विचार विमर्श किए जाते हैं। ये भी सटीक है भाई, ये उससे बेहतर सटीक है। तो सही ऑप्शन इसमें क्या दिख रहा है आपको? बताइए। ये सही है मगर उतना सही नहीं है जितना ये सही है। इससे भी बेहतर क्या है आगे देखते हैं। तीसरा ऑप्शन, हाँ, सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि कंपनी की केवल वार्षिक सामान्य बैठक में ही उपस्थित होने का अधिकार है। डी ऑप्शन क्या है? केवल ऐसी वार्षिक साधारण सभा में ही शामिल होने का अधिकार है जिसमें संचालक मंडल उसे नियंत्रित करने का निर्णय ले। अब बताइए ये कंपनी अंकेक्षक को कौन सा अधिकार प्राप्त है? ध्यान दीजिएगा, एक कंपनी अंकेक्षक को अपने पीछे ले जा रहा हूं, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्योंकि ऐसी बैठक में ही शामिल ऑडिटर का होने का अधिकार है जहां पे कंपनी के खाते संबंधी विचार विमर्श किया जाना हो, वहां ऑडिटर को होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 48, निम्नलिखित परिस्थिति में निरंतर अंकेक्षण अधिक उपयोगी होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित परिस्थिति में निरंतर अंकेक्षण कंटिन्यू ऑडिट अधिक उपयोगी होता है। अब पूछ रहा है किस परिस्थिति में होता है? जब विस्तृत जांच करनी हो, जब वित्तीय अवधि समाप्त होते ही अंतिम खाते चिट्ठी की आवश्यकता हो, जब आंतरिक नियंत्रण को कोई अन्य समुचित व्यवस्था न हो, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। बताइए जल्दी से। कंटिन्यू जो ऑडिट होता है वहां किया जाता है जहां विस्तृत जांच करनी हो, सही है। जब वित्तीय अवधि समाप्त होते ही तुरंत हमें फाइनल अकाउंट बनाना हो, वहां भी सही है। जब आंतरिक नियंत्रण की कोई अन्य समुचित व्यवस्था, इंटरनल कंट्रोल की कोई समुचित व्यवस्था, सही तरीके की व्यवस्था न हो, वहां भी हमारा कंटिन्यू ऑडिट जरूरी है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, स्थिति विवरण अंकेक्षण उपयोगी होता है, बैलेंस शीट ऑडिट उपयोगी होता है। अब किस परिस्थिति में भाई उपयोगी होता है? जब व्यवसाय बड़ा हो, आंतरिक जांच कमजोर हो, व्यवसाय छोटा हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है
कि कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में यह वर्णित है कि वित्तीय विवरण वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी या कंपनी की सत्य या उचित स्थिति को प्रकट करते हैं। कहने का मतलब है कि कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में यह कहा गया है कि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो वित्तीय वर्ष के अंत में सत्य और उचित की स्थिति को प्रकट करता है। ये किस सेक्शन में कहा गया है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। धारा 129 धारा 129(3), धारा 129(2), धारा 129(4। सही ऑप्शन क्या है भाई? धारा 129(3) में कहा गया है। ये मैक्सिमम क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो अभी 50 क्वेश्चन हुए हैं, अब बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा पानी पी ले तो पढ़ाते हैं आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 नंबर पे। 51 नंबर में कह रहा है कि व्यवसाय के हिसाब किताब का किसी विशेष उद्देश्य से वर्ष के मध्य में अंकेक्षण को कहा जाता है। मतलब कह रहा है कि व्यवसाय के हिसाब किताब का किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष के मध्य में जो ऑडिट होती है उसको क्या कहा जाता है? सामयिक अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण, आंशिक अंकेक्षण, सरकारी अंकेक्षण। वर्ष के जो मध्य में ऑडिट होता है उसको अंतरिम अंकेक्षण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंकेक्षक लेखों के कितने प्रतिशत शुद्धता की गारंटी देता है? ध्यान दीजिए, एक ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो यह कितने परसेंट गारंटी देता है कि उसके द्वारा ऑडिट किया गया हिसाब किताब बिल्कुल सही है? तो भाई 1% वो गारंटी नहीं देता है, कोई गारंटी नहीं देता। हाँ, ये जरूर कहता है कि उसके द्वारा जांच किया गया और जो भी पाया गया बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये नहीं कहता है कि सब 100% सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि अंकेक्षक को सूचना एवं स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है। एक ऑडिटर को जितनी भी सूचनाएं और स्पष्टीकरण है ये मांगने का अधिकार है। किससे मांगने का अधिकार है? कंपनी के अंशधारियों से, कंपनी के पिछले अंकेक्षकों से, कंपनी के अधिकारियों से। कंपनी का अंशधारी पहले है, कंपनी के अधिकारी सी है, और कंपनी के कर्मचारियों से। बताइए, अंशधारी से मांगने का सूचना अधिकार है, मतलब सूचना और स्पष्टीकरण, कि अंकेक्षक से मांगने का अधिकार है, कि ऑडिटर अधिकारी से मांगने का अधिकार है, कि कर्मचारी से? सोच के जल्दी से बताइए। वो जो भी कंपनी के अधिकारी होंगे उन्हीं से जितनी भी इंफॉर्मेशन और स्पष्टीकरण या बुक्स या रजिस्टर होगा वही उसी से मांगेगा और किसी से नहीं मांगेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंपनी अंकेक्षक का कर्तव्य है कि वह अपना प्रतिवेदन दे। एक कंपनी ऑडिटर का यह कर्तव्य होता है कि वह अपना रिपोर्ट किसको दे। रिपोर्ट कंपनी का ऑडिटर किसको देता है? संचालक को, केंद्रीय सरकार को, कंपनी के सदस्यों को, कंपनी के ऋण पट्टधारियों को। जल्दी सोच के बताइए, किसको देता है? कंपनी के शेयर होल्डर को देता है, सदस्यों को देता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि सदस्य ही कंपनी के असली मालिक होते हैं। अगला क्वेश्चन कि अंकेक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसके लिए उपयोगी नहीं है? उपयोगी नहीं है, ठीक ना। ऑडिट रिपोर्ट किसके लिए उपयोगी नहीं है? अंशधारियों के लिए, लेनदारों के लिए, संचालकों के लिए, कि विदेशियों के लिए? विदेशियों के लिए ऑडिट रिपोर्ट उपयोगी नहीं है, नहीं तो शेयर होल्डर, लेनदार और डायरेक्टर जो भी है इनके लिए उपयोगी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि लागत अंकेक्षण के अंतर्गत लागत लेखांकन रिकॉर्ड में किसका सत्यापन नहीं किया जाता है? कह रहा है कि कॉस्ट ऑडिट के अंतर्गत लागत लेखांकन रिकॉर्ड में कह रहा है कि किसका वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है? लागत लेखांकन की सटीकता का, लागत प्रतिवेदन का, लागत विवरण का, मूल्य तकनीकी का। सोच के बताइए, किसका नहीं किया जाता है? मूल्य तकनीकी का सत्यापन नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सुमेलित करने वाला है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। लागत लेखा परीक्षण के चरण का सही क्रम है, मतलब हमारा जो कॉस्ट ऑडिट होता है इसका सही स्टेप कौन कौन सा है?
समीक्षा, प्रतिवेदन और सत्यापन ये दिया गया, सबसे पहले इसमें क्या आता है सोच के बताइए। सबसे पहले 1 नंबर पे आएगा समीक्षा, 2 नंबर पे आएगा सत्यापन, 3 नंबर का होता है प्रतिवेदन। क्योंकि ये प्रतिवेदन जो होता है ये सबसे लास्ट में होता है, ये ध्यान दीजिएगा। रिपोर्ट जो होती है सबसे लास्ट में दिया जाता है, पहला समीक्षा की जाती है। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लागत लेखा परीक्षण का चरण नहीं है। कह रहा है कि कॉस्ट ऑडिट का स्टेप नहीं है, नहीं पूछा है। समीक्षा, मूल्यांकन, सत्यापन, प्रतिवेदन, बताइए कौन सा इसका स्टेप नहीं है। सोचिए। देखिए, कॉस्ट ऑडिट के अंतर्गत समीक्षा भी होता है, मूल्यांकन भी होता है, रिपोर्ट भी होता है, सत्यापन नहीं होता है, वेरिफिकेशन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, कुछ कट गए हैं अगले पेज पर। लागत परीक्षा पूरा होने के बाद लागत और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड में लागत लेखा परीक्षण को प्रस्तुत करना है। मतलब कह रहा है लागत परीक्षा मतलब कॉस्ट ऑडिट पूरा होने के बाद लागत और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्डों में लागत लेखा परीक्षक को प्रस्तुत करना है। मतलब कहने का मतलब है कि कॉस्ट ऑडिट जब पूरा हो जाता है तो कॉस्ट और जो भी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड होते हैं ऑडिटर को प्रस्तुत करना होता है। वो कैसे प्रस्तुत करना होता है, क्या प्रस्तुत करना होता है, जिसमें ऑप्शंस दिए गए हैं आपका लागत विवरण, लागत पत्र और देखते हैं क्या है, प्रतिवेदन और समीक्षा। बताइए क्या प्रस्तुत करना होता है, रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। क्योंकि कोई भी चीज है ऑडिटर को लास्ट टाइम में वो क्या प्रस्तुत करेगा, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा सा इसको जूम कर दें। मैं देखा कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क वाले में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ सिंपल हैं कुछ बड़े बड़े हैं। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा आप लोग देख लीजिएगा, उसमें काफी क्वेश्चन इसमें से मिलते जुलते वगैरह होंगे। कुछ सिंपल भी क्वेश्चन आएंगे तो कुछ बड़े बड़े भी क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण एवं लेखांकन दोनों ही वित्तीय प्रविवरण पत्रों से संबंधित होते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण एवं लेखांकन दोनों ही फाइनेंशियल जो प्रोस्पेक्टस होता है, लेटर होता है, उससे संबंधित होते हैं। अब देखिए पढ़ते जा रहे हैं। अंकेक्षण लेखा शास्त्र द्वारा प्रस्तुत वित्तीय सूचनाओं के लिए साक्ष्यों, सबूत, सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। भाई ये तो नहीं है। अंकेक्षण लेखाकार द्वारा तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता एवं गुण संबंधी आयामों में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही। ऑडिटर जो ऑडिट होता है वो लेखाकार द्वारा जो तैयार किए गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसकी विश्वसनीयता, उसके गुण को बताता है। अगला है वित्तीय विवरणों के लिए अपनी राय व्यक्त करने हेतु अंकेक्षक को लेखांकन परंपराओं एवं अवधारणाओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये क्वेश्चन का है, लेखांकन दोनों ही वित्तीय पत्रों से संबंधित होते हैं। ये भी पॉइंट आपका सही दिख रहा है। मेरे ख्याल से भाई अंकेक्षण लेखाशास्त्र द्वारा प्रस्तुत वित्तीय सूचनाओं के ये साक्ष्य या सबूत, सिद्धांतों का प्रयोग करते, ये भी ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। हट जाना है, पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना, और इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ये भी क्वेश्चन काफी बड़ा है, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत पूछ रहा है। अब गलत पूछ रहा है इसमें तो देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन गलत, ऑप्शन गलत है। वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता के लिए विषय में अंकेक्षक अपनी राय के स्वामियों को विश्वास दिलाते हैं। बिल्कुल सही। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के संबंध में जो ऑडिटर होते हैं हिसाब किताब की विश्वसनीयता वो बताते हैं और अब उसको क्या देते हैं, अपनी राय देते हैं। ये सही है, ठीक ना। असत्य पूछ रहा है। अंकेक्षित वित्तीय विवरणों पर बैंक अधिक विश्वास करता है। बिल्कुल ये भी सही है भाई,
कि जो ऑडिट हमारा रिपोर्ट होता है उस पर बैंक सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है। व्यापारिक लेनदार वित्तीय अंकेक्षण पर विश्वास नहीं करते हैं, ये गलत है, क्योंकि जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं वह भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, जो लोन देने वाले पर्सन्स होते हैं वो भी फाइनेंशियल स्टेटस पे विश्वास करते हैं, कह रहा है नहीं करते। वित्तीय अंकेक्षण की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि कंपनी का नियंत्रण कंपनी के प्रबंध के हाथों में निहित होता है। बिल्कुल सही, सही ऑप्शन है आपका सी, ये आपका ऑप्शन असत्य है। अगला एक छोटा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वप्रथम किस देश में चिट्ठा अंकेक्षण को वैधानिक मान्यता दी गई। कह रहा है कि किस देश में सबसे पहले बैलेंस ऑडिट की मान्यता दी गई, बताइए। पहला ही ऑप्शन सही है, यूके में सबसे पहले बैलेंस शीट ऑडिट की मान्यता दी गई थी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गहन अंकेक्षण से आशा है, ये क्वेश्चन आपको बताया, ऑप्शन पढ़ दे रहे हैं। प्रत्येक मद का अंकेक्षण, कुछ मदों का गहन अंकेक्षण, दय पर चयन की गई मदों का अंकेक्षण, प्रत्येक मद का विस्तृत। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, एक क्वेश्चन पीछे मैंने बताया। अगला है कि कार्यालय भवन पर कार्यरत मजदूरों से निजी भवन के निर्माण का कार्य कराया, इससे क्या कहेंगे। कह रहा है कार्यालय भवन पर जो भी मजदूर काम कर रहे थे उन मजदूरों से निजी भवन, अपने पर्सनल भवन का निर्माण कराया, इसे हम क्या कहेंगे। संपत्ति का गमन, श्रम का गमन, सुविधा का गमन, इनमें से कोई नहीं, इसे हम कहते हैं श्रम का गमन। क्यों, लेबर थे तो कार्यालय के लिए, ऑफिस के लिए, लेकिन घरेलू काम करा रहे हैं तो श्रम का गमन कहलाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी साझेदारी फर्म के खातों के अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है, मतलब किसी पार्टनरशिप अकाउंट का जो ऑडिट होता है इसका मुख्य उद्देश्य भाई क्या है। पार्टनरशिप अकाउंट का ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है, मगर यदि कोई कराता है उसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। देखते हैं क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। दिया गया है सांविधिक या कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति के लिए, इसके लिए कोई कानूनी औपचारिकता नहीं है। लाभों में वृद्धि, ऑडिट कराने से साझेदारी फर्म में ऐसा कुछ नहीं है कि लाभ होता है। साख में वृद्धि करना उतना अच्छा नहीं है। अशुद्धियों तथा कपटों को खोजना, इसीलिए यही इसका मुख्य उद्देश्य है। यदि किसी साझेदारी फर्म में ऑडिट कराया जाता है खातों का, उसके पीछे मेन उद्देश्य यही होता है कि अशुद्धियों कपटों को खोजना और उसे रोकना। 66 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त पूंजी कंपनी के खातों का अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य, मतलब एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का जो ऑडिट होता है इसका आपका मुख्य उद्देश्य क्या है। एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का जो ऑडिट किया जाता है इसके पीछे हमारे क्या रीजंस, ध्यान दीजिएगा। अशुद्धियों की खोज तथा उसका निवारण करना, ये भी कुछ हद तक सही है। कपटों की खोज तथा उनका निवारण करना, कुछ सही है। अशुद्धियों तथा कपटों की खोज और उनका निवारण करना, दोनों ही इंक्लूड है इसमें, ये भी कुछ सही मानते हैं। देखते हैं चौथा क्या है, उपरोक्त सभी है क्या, नहीं, ऊपर तीनों वाले में थोड़ा थोड़ा था। यह ज्ञात करना कि कौन सा बैलेंस शीट तथा लाभ जन हानि खाता कंपनी अधिनियम के अनुसार उपयुक्त रूप से संधारित किया गया है तथा वे स्थिति विवरण में सही निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं। सही ऑप्शन ये है, क्योंकि ऊपर वाले तीनों ऑप्शन इसमें इंक्लूड कर दिए गए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सपोज करिए कि यदि ये ऑप्शन नहीं दिया रहता, उपयुक्त सभी दिया रहता, तो उपयुक्त सभी सही होता, लेकिन यह जो चौथा जो ऑप्शंस दिया गया है ऊपर वाले तीनों ऑप्शन को इसमें इंक्लूड कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि अंकेक्षण वहां से प्रारंभ होता है जहां से समाप्त होता है। ऑडिट कहां से शुरू होता है, जहां लेखांकन समाप्त होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो एकदम मुझे बानी याद होना चाहिए।
अगला है कि साझेदारी फर्म का अंकेक्षक, साझेदारी फर्म का ऑडिटर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सही। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए ना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कास्ट अकाउंट होना चाहिए ना, इनमें से कोई नहीं। भाई साझेदारी जो फर्म का अंकेक्षक है उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, यदि उसे तो अनिवार्य नहीं है लेकिन कराता है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सीए हो। ये हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए सही। अगला है एक निजी कंपनी का अंकेक्षक, इसे तो भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। यहां सही ऑप्शन क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, डायरेक्ट यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसके संबंध में अंकेक्षण अनिवार्य है? लिखा है कि नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पूछ रहा है किसके संबंध में ऑडिट अनिवार्य है। एकल व्यवसाय में अनिवार्य है? नहीं। साझेदारी व्यवसाय में अनिवार्य है? नहीं। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में अनिवार्य है? तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन तो अगले पेज पे है, क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से अंकेक्षण किसके संबंध में अनिवार्य है? सेम वही क्वेश्चन है कि किसके संबंध में ऑडिट अनिवार्य है। ऑप्शन बस बदले होंगे इसमें, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में दे रहा है धर्मार्थ न्यास माने धर्मार्थ ट्रस्ट, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, बैंकिंग कंपनी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब में ऑडिट अनिवार्य है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? आंतरिक या निजी अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मतलब कह रहा है कि जो इंटरनल ऑडिट है या प्राइवेट ऑडिट है, इसके अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ध्यान दीजिएगा, ये सब थ्योरेटिकल वाला एक वीडियो आपसे मतलब 6-7 लेक्चर पीछे देखिएगा, एक ऑडिटिंग का थंबनेल बना होगा, उसमें पूरा मैंने लेक्चर पढ़ाया है। ये सारे क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे क्योंकि वो थ्योरेटिकल बेस पर है और उसी से रिलेटेड ये एमसीक्यू है। उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर इसको सॉल्व करिएगा, बड़ा अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। आंतरिक या निजी कंपनी निजी अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए, इंटरनल ऑडिट की जो ऑडिटर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सोच के बताइए। प्रबंधक द्वारा, अंशधारियों द्वारा, सरकार द्वारा, वैधानिक अंकेक्षक द्वारा। जो हमारा इंटरनल ऑडिट है ये मैनेजर द्वारा कराया जाता है, संस्था के हेड द्वारा कराया जाता है। अगला है वैधानिक अंकेक्षक के कार्यक्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा होता है? जो हमारा स्टेचुटरी ऑडिटर होता है, इसके जो कार्यक्षेत्र का जो निर्धारण है किसके द्वारा किया जाता है? प्रबंधक द्वारा, अंशधारकों द्वारा, सरकार द्वारा, कानून द्वारा। सोच के बताइए। जो स्टेचुटरी ऑडिट के जो कार्यक्षेत्र होता है, चाहे अपॉइंटमेंट हो चाहे कैसे कुछ भी हो, सब कुछ कानून के द्वारा निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है आंतरिक या निजी अंकेक्षक निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? पूछ रहा है कि इंटरनल माने आंतरिक या निजी अंकेक्षक निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ध्यान दीजिएगा, जिसके द्वारा ये रखा जाएगा उसी के द्वारा हटाया जाएगा, उसी के द्वारा सैलरी भी दी जाएगी। प्रबंध वर्ग या निदेशक द्वारा, वैधानिक अंकेक्षक द्वारा, अंशधारकों द्वारा, कानून द्वारा। बताइए। इंटरनल ऑडिटर मैनेजर द्वारा रखा भी जाएगा, मैनेजर द्वारा इसे हटाया भी जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75। आंतरिक जांच की अच्छी प्रणाली का अस्तित्व में होना, आंतरिक जांच की अच्छी प्रणाली का अस्तित्व में होना निम्नलिखित में से किसको पर्याप्त सीमा तक कम करता है? मैंने कह रहा है कि इंटरनल जांच की जो अच्छी प्रणाली का होना ये किसकी पर्याप्त सीमा को कम करता है? बताइए सोच के। अंकेक्षण के कार्य माने अंकेक्षक के कार्य, अंकेक्षण नहीं है, ये सब में गलत छपा है। अंकेक्षक के कार्य, हाँ, अंकेक्षक के कार्य, अंकेक्षक के दायित्व, अंकेक्षक के काम दायित्व किसी को भी नहीं, अंकेक्षक के काम या दायित्व दोनों।
ध्यान दीजिएगा, इंटरनल जो 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 जांच प्रणाली है, यदि संस्था का प्रबंधक अपना इंटरनल ऑडिट कराता है, वो केवल अंकेक्षक के कार्य को कम करता है। ऐसा नहीं है कि खत्म कर देता, केवल कम कर देता है, दायित्व को खत्म नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला क्वेश्चन है 76, सरकारी अंकेक्षण से क्या तात्पर्य है? गवर्नमेंट ऑडिट से क्या तात्पर्य? ध्यान दीजिएगा, सरकारी विभागों के खातों का अंकेक्षण, सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के द्वारा कंपनी का अंकेक्षण, विधि के अनुबंधों के अंतर्गत अंकेक्षण, कास्ट अकाउंटेंट के द्वारा अंकेक्षण। बताइए सरकारी अंकेक्षण से क्या तात्पर्य? ये चारों ऑप्शंस हैं आपके पास, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? सबको पता है कि पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है कि सरकारी अंकेक्षण केवल सरकारी विभागों, कार्यालय, मंत्रालय का ही किया जाता है, ठीक ना, उनके हिसाब किताब के खातों का किया जाता है। अगला बढ़ते हैं, चालू अंकेक्षण क्या है? चालू अंकेक्षण आंतरिक अंकेक्षण है, वर्ष की समाप्ति पर अंकेक्षण है, आंतरिक अंकेक्षण है, नियमित अंकेक्षण है। चालू अंकेक्षण को हम क्या कहते हैं? नियमित अंकेक्षण। अगला, वर्ष के अंत पर किया जाने वाला अंकेक्षण क्या कहलाता है? जो ऑडिट वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? नियतकालीन या सामयिक अंकेक्षण, प्रमाणित अंकेक्षण, सक्षमता अंकेक्षण, परिवर्तन संबंधी अंकेक्षण। सही ऑप्शन पहला है, इसे सामयिक अंकेक्षण, वार्षिक अंकेक्षण या नियतकालीन अंकेक्षण के नाम से भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंतरिक जांच या निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पूर्ण प्रणाली का भाग है? पूछ रहा है कि इंटरनल जांच या इंटरनल इंस्पेक्शन किस पूर्ण प्रणाली का भाग है? बताइए, आंतरिक अंकेक्षण का, आंतरिक नियंत्रण का, वार्षिक अंकेक्षण का, चालू अंकेक्षण का? सोच के बताइए जल्दी से। इंटरनल जांच जो है आंतरिक नियंत्रण का भाग है, क्योंकि आंतरिक नियंत्रण के दो पहलू हैं, दो पार्ट है, आंतरिक जांच और आंतरिक निरीक्षण। अगला है 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रोकड़ द्वारा दुर्विनियोजित नहीं किया जा, दुर्विनियोजित है, दुर्विनियोजित नहीं किया, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रोकड़ का दुर्विनियोजित मतलब दोबारा इन्वेस्टमेंट या मिसयूज नहीं किया जाता है? सोचिए, किसी ऐसे रोकड़ का जो प्राप्त हो चुकी हो दर्ज करने से चूक करना, इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अगला, उस धनराशि जो प्राप्त हुई है कम धनराशि की प्रविष्टि करना, ये भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगला, रोकड़ बही के प्राप्ति वाले भाग में काल्पनिक प्रविष्टियां करना और रोकड़ बही के भुगतान वाले भाग में काल्पनिक प्रविष्टियां करना। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही दिख रहा है कि रोकड़ बही के प्राप्ति पृष्ठ में काल्पनिक प्रविष्टियां करके किया जाएगा जब, तो उसे दुर्विनियोजित कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर, प्रथम नियुक्त अंकेक्षक कब तक अपने पद तक रहता है? मतलब जो पहला ऑडिटर किसी संस्था का होता है, माने कंपनी का खासतौर से, वो कब तक अपने पद पर बना रहता है? ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। 1 वर्ष की अवधि के लिए ना, किसी ऐसी अवधि के लिए जब तक वो अंकेक्षक की नियुक्ति न हो जाए? बिल्कुल नहीं। प्रथम वार्षिक, ये वार्षिक है, वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक, मतलब जो पहला ऑडिटर होता है उसका अपॉइंटमेंट तब तक का रहता है जब तक कि वो पहली वार्षिक साधारण सभा न हो जाए, क्योंकि पहले जब कंपनी की वार्षिक साधारण सभा होती है तो उस समय अस्थायी तौर पर अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है अगले 1 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन काफी बड़ा है, ध्यान दीजिएगा। जहां किसी वार्षिक, ये वार्षिक है, वार्षिक साधारण सभा में नए अंकेक्षक की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति नहीं की जाती है तो क्या होता है? पूछा जा रहा है कि जब किसी कंपनी के में वार्षिक साधारण सभा में
अंकेक्षक की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति नहीं की जाती है तब क्या होता है? केंद्र सरकार रिक्त को भरने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। सही है ऑप्शन, बिल्कुल सही है। जहां किसी कंपनी के वार्षिक साधारण सभा में ऑडिटर की नियुक्ति नहीं हो पाती है तो वहां केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को उस रिक्त पद को भरने के लिए नियुक्त कर सकता है। बाकी आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास पावर केवल केंद्र सरकार के पास ही होता है। क्योंकि दिया गया है नीचे, संचालक मंडल तो कर ही नहीं सकता, मैनेजर कर ही नहीं सकता, अंकेक्षक कर ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन, एक प्रमाणक क्या है? एक वाउचर क्या होता है बताइए। एक प्रमाणक क्या होता है? प्रमाणक मतलब होता है वाउचर। वाउचर में होता है रसीद, जो एंट्री किया गया है बुक्स में, रजिस्टर में, वो कहाँ से किया गया है, उसकी बिल वाउचर जो रिसिप्ट होगा, दस्तावेज होगा, प्रूफ होगा, एविडेंस होगा, उसी को वाउचर कहा जाता है। खातों की पुस्तकों में की गई प्रविष्टि के समर्थन में दस्तावेज को ही वाउचर्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन क्या है? 84, प्रमाणन का संबंध किससे है? वाउचिंग का संबंध किससे है? नगद प्राप्ति, नगद भुगतान, उधार संव्यवहार, इनमें से सभी। बताइए, वाउचिंग का संबंध किससे है? वाउचिंग इनमें से सबके लिए किया जा सकता है, चाहे नगद हो, चाहे उधार हो, चाहे रिसिप्ट हो, चाहे पेमेंट हो। अगला क्वेश्चन है हमारा 85 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त होने के लिए योग्य है? क्वेश्चन का मतलब है कि इसमें नीचे कुछ नाम दिए गए, उसमें से कौन है जो एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए योग्य है? एक समामेलित संस्था, ये ऑडिटर नहीं हो सकती, ये कंपनी का कर्मचारी नहीं हो सकता, कंपनी का सदस्य, यदि कंपनी का निजी व्यक्ति से हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकता? भाई कंपनी का ऑडिटर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? एक संस्था, एक कंपनी कहां से ऑडिटर होगी? एक कर्मचारी ऑडिटर होगा? एक कंपनी का सदस्य ऑडिटर होगा? बिल्कुल नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन तो पीछे आप लोगों को बताए हैं, आप लोग आंसर बताइएगा। अंकेक्षक कुत्ते के समान है, कौन सा कुत्ता? पागल, रखवाली करने वाला, प्यासा, लालची। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग देंगे। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कंपनी के अंकेक्षक के रूप में नियुक्त होने के योग्य है? नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कि कौन एक व्यक्ति कंपनी का ऑडिटर होने के लिए योग्य है। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ये तो है भाई, ये तो योग्य है। एक व्यक्ति जो कंपनी का 1900 रुपये का या 1000 रुपये का अनुग्रहीता हो, मैंने कर्जदार हो, ये हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और साथ में ही वो सचिव भी है, ये भी नहीं हो सकता। एक व्यक्ति जो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है परंतु अस्वस्थ मस्तिष्क वाला है, ये भी नहीं सकता। सबसे पहला बेस्ट ऑप्शन है पहला, एक व्यक्ति जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कंपनी का ऑडिटर होने के लिए योग्य है। इसके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, क्वेश्चन पहले जान लीजिए। कंपनी नियुक्त किए गए अंकेक्षक को यह बकर सूचना देती है कि वह कंपनी में अंकेक्षक नियुक्त कर दिया है। मतलब ये बतौर है, कह रहा है कि कंपनी नियुक्त किए गए अंकेक्षक को, एक कंपनी कहती है कि उसके द्वारा जो ऑडिटर नियुक्त किया गया है वो यह बगैर सूचना, बतौर सूचना देती है, मैंने उसको इन्फॉर्म करती है कि कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त कर लिया गया, मैंने कंपनी का ऑडिटर हमने अपॉइंटमेंट कर लिया गया। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्या ऑप्शन दिया गया। हाँ, कितने दिन के अंदर ये सूचना देनी होती है कि हमने ऑडिटर नियुक्त कर लिया है? ये कंपनी को सूचना है, 30 दिन, 20 दिन, 10 दिन, 7 दिन, कितने दिन के अंदर कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है कि भाई हमने ऑडिटर नियुक्त कर लिया? कितने दिन के अंदर बताइए? 7 दिन के अंदर। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, कंपनी अपनी नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध में
कंपनी पंजीयक को कितने दिन में लिखित सूचना देनी होगी? मतलब जब एक ऑडिटर कंपनी में अपॉइंटमेंट हो जाता है, नियुक्त हो जाता है, तो उसे अपनी सूचना, नियुक्ति की सूचना पंजीयक को, कंपनी पंजीयक मतलब रजिस्ट्रार को कितने दिन के अंदर देनी होती है? तो भाई कोई भी इंफॉर्मेशन जब रजिस्ट्रार को दी जाती है तो 30 दिनों के अंदर देनी होती है। तो रजिस्ट्रार की जहां तक बात आए तो याद रखिएगा 30 दिन। अगला क्वेश्चन है, कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, कंपनी के जो पहला ऑडिटर होता है उसकी नियुक्ति भाई कैसे होती है? कंपनी के संचालक मंडल द्वारा कंपनी के पंजीकरण के 1 महीने के अंदर की जाती है। यही ऑप्शन सही है। जब भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन होने के 1 महीने के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा एक ऑडिटर की नियुक्ति कर ली जाती है। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। अगला कह रहा है, परीक्षण जांच निम्नलिखित में से किसको कम करता है? टेस्ट चेकिंग पूछ रहा है, किसको कम करता है? बताइए। टेस्ट चेकिंग अंकेक्षक के कार्य को कम करता है, उसके दायित्व को कम करता है, अंकेक्षक के कार्य दायित्व दोनों को करता है कि किसी को नहीं करता है? जो टेस्ट चेकिंग होता है केवल अंकेक्षक ऑडिटर के काम को कम करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन है 92 हमारा दे रहा है कि निम्नलिखित में से आंतरिक तथा वैधानिक अंकेक्षक में क्या अंतर? मतलब पूछ रहा है इंटरनल ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर में क्या डिफरेंस है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। आंतरिक अंकेक्षक का हर्ता प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, जबकि वैधानिक अंकेक्षक के संबंध में ऐसी कोई योग्यता नहीं है। तो कुछ ऑप्शन ही गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है। आंतरिक अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट अंशधारियों को प्रस्तुत करनी होती है, नहीं करनी होती है। वैधानिक अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट प्रबंध को प्रस्तुत करनी होती है, ये भी गलत है। आंतरिक अंकेक्षक को अपनी नियुक्ति स्वैच्छिक है, ये बिल्कुल सही है। ये इंटरनल जो ऑडिटर होता है इसकी नियुक्ति स्वैच्छिक है। स्वैच्छिक का मतलब है कि प्रबंधक की इच्छा पर करती है, जबकि वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति कानूनी रूप से अनिवार्य है। यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ये एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किसी ग्राहक से प्राप्त राशि को लेखन न करना व हड़प कर लेना। ध्यान दीजिएगा, किसी ग्राहक से प्राप्त राशि का लेखन माने एंट्री न करना, लेकिन उसका हड़प लेना, तथा दूसरे ग्राहक से प्राप्त राशि को प्रथम ग्राहक के खाते से तीसरे ग्राहक से प्राप्त राशि को दूसरे ग्राहक के खाते से जमा करना, इसी क्रम में आगे जारी रखने की क्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन का मतलब यह है, एक ग्राहक से पैसा मिला, हमने उसको हड़प लिया। दूसरे ग्राहक से पैसा मिला, जिसका हड़पा है उसको भर देना। तीसरे से मिला तो दूसरे वाले को भरना। चौथे से मिला तो तीसरे वाले से भरना। एक क्रम इसी तरह से रखना और एगो का पैसा शुरू वाला का गायब कर देना। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? टीमिंग, लेपिंग, लेडिंग, उपरोक्त सभी। इस प्रोसेस को बताइए क्या कहा जाता है? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं उपयुक्त टीमिंग, लेपिंग, लेडिंग कहा जाता है। ये तीनों ही नाम है, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी अंकेक्षक के त्याग पत्र देने के कारण हुई रिक्ति को कैसे भरा जा सकता है? एक ऑडिटर है, अपना रेजिग्नेशन दे देता है, मतलब त्याग पत्र दे देता है। अब उसके कारण जो रिक्त हुआ उसको कैसे भरा जाएगा? ठीक है, भरने का तरीका क्या है? कंपनी के संचालक मंडल के द्वारा ही भरी जा सकती है ना भाई, केवल केंद्रीय सरकार द्वारा भरा जा सकता है ना भाई, केवल अंशधारियों की साधारण सभा द्वारा भरा जा सकता है। यही सही है। रिक्त पद यदि हो जाता है तो शेयर होल्डर के एनुअल मीटिंग के द्वारा ही ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की जाती है। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन कि किसी अंकेक्षक का पारिश्रमिक निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? या ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, चाहे वो कोई भी संस्था हो, किसी भी तरीके का ऑडिटर हो, जो किसी ऑडिटर की नियुक्ति करता है वही उसका सैलरी भी देता है। ये ध्यान रखिएगा।
देखा है कंपनी के प्रबंधक ना भाई, कंपनी के पार्षद अंतर नियम ना भाई। और देखते हैं क्या है, यहां देखिए कंपनी का पार्षद सीमा नियम ना, नियुक्तिकर्ता पदाधिकारी, जो अपॉइंटमेंट करेगा वही सैलरी देगा। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अंकेक्षक की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग कहा जाता है? माने किसे अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? नैतिक जांच, लेखांकन, प्रमाणन, आंतरिक रोकथाम। बाउचिंग को, प्रमाणन को अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। बहुत बार ये भी क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रमाणक होता है, ग्राहकों से प्राप्त की गई रोकड़ के बदले में निर्मित रसीद, प्रदायकों से प्राप्त बीजक, खातों की पुस्तकों में की गई प्रविष्टि के समर्थन में दस्तावेज, उपयुक्त सभी। बताइए एक बाउचर्स क्या होता है? एक बाउचर्स मतलब होता है कि जो भी खातों में एंट्री की गई है उसके समर्थन में जो दस्तावेज या कागज लगता है उसी को बाउचर बोला जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जहां कंपनी को अंतिम खाते अल्प समय में प्रस्तुत करने होते हैं, अंकेक्षण की किस विधि को वहां अपनाई जानी चाहिए उसे कहते हैं। मतलब कह रहा है कि जहां पर कंपनी के अंतिम खाते तुरंत प्राप्त करने हो, अल्प समय में प्राप्त करने हैं, तो वहां ऑडिटिंग की कौन सी विधि को अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, सोचिए कौन सी विधि को अपनाया जाना चाहिए। पूर्ण अंकेक्षण, चालू अंकेक्षण, आंशिक अंकेक्षण, सामयिक अंकेक्षण। वहां चालू अंकेक्षण। क्यों? चालू अंकेक्षण तो साल भर हुआ रहता है, काम एकदम अपडेटेड रहता है, तो वहां पे तुरंत हमारा बैलेंस शीट बन जाता है। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है। अक्सर बहुत बार एग्जामों में मैंने देखा है, पूछा है। स्टॉक लेना अंकेक्षक का एक दायित्व नहीं। यह निर्णय किस बाद में लिया गया? किस मतलब मुकदमे में लिया गया था? ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। जिस ऑप्शन दे रहा है किंगस्टन कॉटन मिल्स, लंदन एंड जनरल बैंक, इरिस बुल एंड कंपनी लिमिटेड और दी वेस्टमिनिस्टर एंड कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा। अब चलिए इस ऑप्शन को मैंने छोड़ दे रहा, ये तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा। अब कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी तरह आता है अंकेक्षण रखवाली करने वाला कुत्ता है, 21 विवाद में कहा गया था किंगस्टन कॉटन मिल्स में। उसी तरह ये भी है, बहुत बार एग्जामों में आता है। इसको आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, यदि क्वेश्चन न मिले तब बुक से स्टडी करके बताइएगा। और लास्ट हमारा 100 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण का एक प्रकार नहीं है। पूछ रहा है कि इसमें ऑडिट का कौन सा प्रकार नहीं है। स्वास्थ्य अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण, कार्यकुशलता अंकेक्षण, औचित्य अंकेक्षण। स्वास्थ्य ऑडिट नहीं होता है भाई, बाकी ये सारे ऑडिट होते हैं। तो इस तरह आप लोग का ये 100 क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया। पूरे कितने क्वेश्चंस हुए भाई ऑडिटिंग के? आपके पूरे 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस हुए गए हैं। तो इसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार। बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं। कोई भी एग्जाम में यदि ऑडिटिंग पूछा जाता है तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस क्वेश्चनों को मॉडिफाई कर दिया गया होता है, थोड़ा सा चेंज कर लिया जाता है, थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। तो जो भी आप एमसीक्यू पढ़ रहे हैं तो पहले उसका लेक्चर पढ़ लीजिएगा, फिर एमसीक्यू पढ़ लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। केवल ये जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क नहीं, जो कॉमर्स से जितने भी रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। फिर किसी अगले टॉपिक, अगले लेक्चर्स में मिलते हैं और बाय।